नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में शराब घोटाले के मामले में उस वक्त बड़ा भूचाल आया था जब 18 जुलाई 2025 को 5 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल के इकलौते बेटे चेतन बघेल की गिरफ्तारी हुई थी। तब कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी थी। रायपुर से लेकर दिल्ली तक भूपेश बघेल के पक्ष में कांग्रेस का एक धड़ा माहौल बनाने की तैयारी में था। लेकिन जैसे ही पार्टी आला कमान को लगा कि मामला पार्टी की गले की फांस बन सकता है, तो फौरन 2 कदम पीछे हो गए। यानी आज की तारीख में शराब घोटाले का मामला भूपेश बघेल और उसके परिवार के निजी मामले की तरह देखा जा रहा है, जबकि इसके पहले इसी साल 15 जनवरी को आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई थी। तब उतना हो हल्ला नहीं हुआ। वैसे आज की तारीख में कवासी लखमा और चेतन बघेल दोनों ही जेल में हैं। शराब सिंडिकेट लॉबी के लिए पूरी की पूरी आबकारी नीति को ही बदलने की जो तैयारी कर ली गई थी और जिस तरह से एक समानांतर शराब नीति अवैध रूप से चलाई जा रही थी, वो सारी बातें पहले ईडी ने, उसके बाद ईओडब्ल्यू ने पूरी तरह एक्सपोज कर दी है। ईडी के रिकॉर्ड में यह मामला करीब 2500 करोड़ के घोटाले का है, जबकि ईओडब्ल्यू ने 3200 करोड़ के घोटाले का दावा किया है। ईडी की ओर से अब 7वीं पूरक चालान भी प्रस्तुत कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जब ये शराब घोटाला हो रहा था उस समय आबकारी कमिश्नर रहे निरंजन दास ने पूरी तरह से शराब सिंडिकेट लॉबी का साथ दिया। इसके लिए 50 लाख रुपए महीना लेते थे। इस तरह से निरंजन दास को 16 करोड़ रुपए मिले। उनके द्वारा नियम बदलने से जो भ्रष्टाचार हुआ उससे साफ तौर पर 530 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। FL10 लाइसेंस पद्धति के लिए निरंजन दास ने जमकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। शायद उन्हें गलतफहमी हो गई थी कि उस समय के मुख्यमंत्री के बेटे जब शराब घोटाले में शामिल हैं, आबकारी मंत्री जब शराब घोटाले में शामिल हैं, तो ऐसा मान लिया जाए कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो तो सरकारी दामाद बन चुके थे, प्रमोटी IAS ऑफिसर थे। पहले भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तब भी वो मलाई छान रहे थे और भूपेश बघेल के शासन में भी चूंकि उनका बेटा और आबकारी मंत्री शामिल थे तो उनका भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसी उनकी गलतफहमी रही होगी। लेकिन फिलहाल निरंजन दास जेल में हैं और ईओडब्ल्यू की ओर से 7वीं चार्जशीट प्रस्तुत की गई है। उसमें भी बेहद हैरान करने वाली बातें सामने आई है। इस 7वीं चार्जशीट के अनुसार आरोपी निरंजन दास ने करीब 3 साल की अपनी पदस्थापना अवधि के दौरान आबकारी नीति और अधिनियम में साफ तौर पर बदलाव कर दिया। ऐसा बदलाव जो उनके अधिकार क्षेत्र में भी नहीं था। इसके अलावा विभागीय निविदा में भी जमकर हेरफेर की गई। विशेष व्यक्तियों और सक्रिय सिंडिकेट को लाभ पहुंचाने वाली व्यवस्थाएं जानबूझकर की गई। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि पूर्व IAS अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर के संरक्षण में चलने वाले सिंडिकेट को अवैध कमीशन उगाही में सीधा सीधा लाभ मिल सके। कोई IAS अधिकारी अपनी मनमर्जी तब दिखा सकता है जब उसे बहुत तगड़ा राजनीतिक संरक्षण मिला हो, लेकिन यहाँ तो मामला सीधे तौर पर भूपेश बघेल के घर से जुड़ा है। तो ऐसे में ये कैसे मान लिया जाए कि भूपेश बघेल की इसमें सहमति नहीं होगी। वो अलग बात है कि आज की तारीख में भूपेश बघेल गिरफ्तार नहीं है और दम ठोक कर कई बार वो मीडिया के सामने कहते हैं कि उन्होंने कोई गलत किया है तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन राजनीतिक कारण रहे या कोई और तकनीकी व्यवहारिक बात रही हो, भूपेश बघेल की चूंकि गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल की गिरफ्तारी हुई है। जबकि ईडी ने उनके घर पर 10 मार्च 2025 को जब छापेमारी की थी तो साफ तौर पर वहां भूपेश बघेल की संलिप्तता दिख रही थी, क्योंकि छापेमारी उनके घर पर हुई थी। जबकि इसी मामले में ईडी ने जो 7वीं चार्जशीट प्रस्तुत की है उसमें FL10 लाइसेंस को लेकर कुछ बड़े खुलासे हुए हैं कि आखिर बिचौलियों को फायदा पहुंचाने के लिए, यानी लाइसेंसी दलाल बनाने के लिए जो रकम शासन के कोष में आनी थी, साफ तौर पर इसी FL10 लाइसेंस से दलालों को दी जा रही थी। आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में FL10 लाइसेंस पद्धति को रद्द कर दिया गया है। जून 2024 से ये लाइसेंस पद्धति छत्तीसगढ़ में रद्द है। शुरुआती 3 महीने में ही 600 करोड़ का राजस्व शासन को मिला। इस हिसाब से करीब 2500 करोड़ का अतिरिक्त फायदा शासन को आज की तारीख में भी FL10 लाइसेंस
लाइसेंस पद्धति हटने से हो रहा है। इसलिए ईओडब्ल्यू ने अपनी नई चार्जशीट में खुलासा करते हुए बताया है कि विदेशी मदिरा पर शराब प्रदान करने वाली कंपनियों से जबरन कमीशन उगाही के उद्देश्य से बनाई गई दोषपूर्ण FL10 लाइसेंस पद्धति के कारण राज्य शासन को करीब 530 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इससे आरोपित अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा पर यह आरोप सिद्ध हुआ कि उन्होंने सिंडिकेट और कंपनियों के बीच बिचौलिए की भूमिका निभाई और कमीशन की बड़ी रकम सिंडिकेट तक पहुंचाई। इसके अलावा ओम साई बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड को भी करीब 114 करोड़ रुपए की अवैध कमाई मिल सकी, जिसके पुख्ता प्रमाण भी ईओडब्ल्यू को मिल चुके हैं। शराब घोटाले के जांच के दौरान ईओडब्ल्यू ने इससे पहले भी 6 अलग अलग चार्जशीट प्रस्तुत की है। हर बार कुछ नए और बड़े खुलासे हो रहे हैं और सभी खुलासों के तार कहीं ना कहीं भूपेश बघेल और उसके करीबियों से जाकर जुड़ रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भूपेश बघेल ने एजाज ढेबर को महापौर बनाया था, प्रमोद दुबे को साइड करते हुए। प्रमोद दुबे जबकि पहले भी महापौर थे, तो जाहिर तौर पर ऐसा माना जा रहा था कि जब मौका मिले तो अगली बार प्रमोद दुबे ही कांग्रेस से महापौर बनते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ भी भूपेश बघेल की मनमर्जी चली और प्रमोद दुबे से कहीं ज्यादा जूनियर एजाज ढेबर को महत्व दिया गया। एजाज ढेबर की पकड़ और पहचान के कारण ही अनवर ढेबर को खासा मौका मिला। शराब घोटाले मामले में अनवर ढेबर किंग पिन बनकर उभरे। अनिल टूटेजा का उन्हें भरपूर साथ मिला। अनवर ढेबर से जुड़ी हुई कुछ नई बातें ईओडब्ल्यू की 7वीं चार्जशीट में बताई गई है, जिसमें बताया गया है कि पुरोहित पिता पुत्र के अलावा अनवर ढेबर के होटल के मैनेजर की सिंडिकेट को पैसा पहुंचाने में, पैसों के हेर फेर करने में करीब 1000 करोड़ का लेन देन तो पुरोहित पिता पुत्र ने किया। ऐसी जानकारी इस 7वीं चार्जशीट में दी गई है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि अनवर ढेबर के करीबी सहयोगी नितेश पुरोहित और उसके पुत्र यश पुरोहित ने हवाला के जरिए करीब 1000 करोड़ रुपए इधर से उधर किए। ईओडब्ल्यू की जांच के अनुसार इन दोनों ने अपने होटल गिरिराज, जो कि जेल रोड रायपुर में स्थित है, वहां शराब घोटाले में वसूली गई रकम को इकट्ठा करने, छुपाने, प्रबंधन और रकम को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का काम किया। इसी तरह अनवर ढेबर के करीबी और होटल वेलिंगटन कोर्ट के मैनेजर दीपेन चावड़ा ने भी इस घोटाले का मुख्य रोल अदा किया। वे भी इसके मुख्य खिलाड़ी बनकर उभरे। जांच में उजागर हुआ कि चावड़ा ने सिंडिकेट की बड़ी रकम को शीर्ष व्यक्तियों तक पहुंचाने में अपना भरपूर योगदान दिया। ये शीर्ष व्यक्ति कौन है वो बाद में तब पता चला जब चेतन बघेल की गिरफ्तारी हुई, कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई। कवासी लखमा के बारे में तो बताया गया कि वो 2 करोड़ मंथली लिया करते थे। क्योंकि पैसे इतने ज्यादा थे, हर जगह तो इन्वेस्ट नहीं किए जा पा रहे थे, इसलिए कांग्रेस भवन बनाने में कवासी लखमा ने वो रकम दी। इस मामले में भी ईडी ने बारीकी से कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारी और यहां तक राजीव भवन रायपुर जाकर पड़ताल की, दस्तावेज खंगाले। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शराब घोटाले के पैसे को लेने वाले राम गोपाल अग्रवाल, जो आज की तारीख में भी कोषाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, करीब 2.5 साल से नामालूम कहां हैं, अज्ञातवास में हैं, फरार हैं। लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के अधिकृत कोषाध्यक्ष हैं राम गोपाल अग्रवाल। इन्हीं के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को शराब घोटाले की ये रकम मिलती रही, ऐसा साफ तौर पर चार्जशीट में बताया गया है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि पूरे शराब घोटाले में FL10 लाइसेंस पद्धति की एक अहम भूमिका रही, जिसे अप्रैल 2020 में लागू किया गया और करीब 4 साल बाद जून 2024 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तब FL10 लाइसेंस पद्धति को रद्द कर दिया गया। यहाँ भी गौर करने वाली बात यह है कि जब छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2023 में सरकार बदल गई थी तो 6 महीना FL10 को रद्द करने में क्यों लगा, तो सामान्य पड़ताल से ही एक बात स्पष्ट हुई कि पुरानी लीकर लॉबी से जुड़े हुए कुछ लोग चाहते थे कि नई सरकार में भी उनका काम चलता रहे, इसलिए आनंद फानन में FL10 के नए लाइसेंस भी बनवा दिए गए, या जिनके पास पहले बने हुए थे उनका साथ लेकर काम आगे बढ़ाया जाए। कुछ पुराने भ्रष्ट अधिकारियों के नियुक्ति की तैयारी भी हो चुकी थी, क्योंकि नई नई सरकार बनी थी और लोकसभा चुनाव की तैयारी में भी लगना था। तो कुछ समय बाद जब आचार संहिता लग गई तो FL10 लाइसेंस पद्धति नहीं हटाई गई,
लेकिन जैसे ही 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त हुई, उसके 2-4 दिन बाद ही FL10 लाइसेंस पद्धति को हटा दिया गया और जो पुराने खिलाड़ी इसमें कुछ रकम बनाना चाहते थे वो भी मन महसूस के रह गए। मौजूदा हालात में शराब की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर भी कुछ उंगलियां उठती है, लेकिन पूरा मामला यहाँ पारदर्शिता और एक्साइज ड्यूटी से जुड़ा हुआ है, जिससे शासन को अच्छा खासा राजस्व प्राप्त हो रहा है। अब आप यहाँ सोचिए, पुरानी सरकार ने जब करीब 2000 करोड़ से ज्यादा का, बल्कि EOW के अनुसार तो 3200 करोड़ का ये घोटाला, साफ तौर पर कमीशन खोरी, नेताओं को बांटने और यहाँ तक जमीनों में इन्वेस्ट करने के लिए नियमों में फेरफार किया गया, सब कुछ खुलेआम किया गया। सरकारी शराब दुकानों से ही नकली शराब नकली होलोग्राम के माध्यम से बेची जा रही थी। किसी कोचिया की जरूरत नहीं थी, बल्कि सरकार के तंत्र ही कोचिया बन गए थे। यहाँ तक आबकारी मंत्री के अलावा सारे के सारे आबकारी अधिकारी जो प्रमुख रूप से इसमें शामिल थे, फिलहाल करीब 28 लोगों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली हुई है, जमानत में छूटे हुए हैं। लेकिन जो शराब निर्माता कंपनी जो बाद में पार्टी बनाई गई, आरोपी बनाई गई, उनसे भी आज की तारीख में शराब की सप्लाई हो रही है। ये 3 बड़ी शराब निर्माता कंपनियां हैं। भाटिया वाइन मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसे करीब 97 करोड़ रुपए का कमीशन प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी लिमिटेड को करीब 148 करोड़ का कमीशन प्राप्त हुआ। इसी तरह वेलकम डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड को 74 करोड़ 34 लाख रुपए का कमीशन प्राप्त हुआ। कुल मिलाकर इन तीनों ही शराब निर्माता कंपनियों को 319 करोड़ 32 लाख 67,275 रुपए का अवैध कमीशन प्राप्त हुआ। यानी अरबों रुपए का अवैध कमीशन प्राप्त करने वाली ये आरोपी कंपनियां आज की तारीख में भी छत्तीसगढ़ में शराब सप्लाई कर रही हैं। हो सकता है कि कोई कानूनी अड़चन ना हो, व्यवहारिक रूप से यह संभव भी हो, लेकिन नैतिक आधार पर आखिर ये कंपनियां जो आरोपी हैं, इनसे जब शराब खरीदी जाएगी तो निश्चित रूप से चर्चा तो होगी। राजनीतिक गलियारों में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसलिए भी फायदा हो रहा है क्योंकि यहाँ पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी बैकफुट में है, खासकर भूपेश बघेल आरोपी है। इसलिए शराब निर्माता कंपनियों को अपना धंधा चमकाने में कहीं कोई अड़चन नहीं आ रही है। अंदर खाने की ऐसी ढेर सारी बातें हैं जिससे पता चलता है कि आबकारी विभाग में अभी भी ट्रांसपोर्टिंग से लेकर कई मामलों में बहुत सारे गोलमाल हैं। भले ही सरकार बदल गई, लेकिन सिस्टम में तो वही पुराने लोग बैठे हैं। पुराने तंत्र को अच्छी तरह से पता है कि एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा कैसे चालू किया जा सकता है। पुरानी गलतियों से सबक लेकर भ्रष्टाचार करने वाले जमकर भ्रष्टाचार कर सकते हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा छुपाकर हो सकता है। अंदर खाने की वो बातें जिसकी हम लगातार पड़ताल कर रहे हैं, RTI और दूसरे माध्यमों से हमारे पास मजबूत दस्तावेज धीरे धीरे प्राप्त हो रहे हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर हम कुछ और बड़े खुलासे करेंगे। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है जिसके माध्यम से हम जनता की आवाज को रखते हैं। राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है, राष्ट्रहित सर्वोपरि। हम आप सभी से आग्रह करते हैं, अच्छे लोग सिस्टम से जुड़ें, खासकर राजनीति में आए, राजनीति से परहेज न करें। राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति में काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो फिलहाल आज के अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।